हाय स्टूडेंट्स। हम लास्ट लेक्चर के अंदर ब्लड और यूरिन की पैथोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर तक हमने ल्यूकोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ लिया था, राइट। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास जो थर्ड टाइप का हमारे पास सेलुलर एलिमेंट आता है इन द वाइट ब्लड सेल्स, इन द ब्लड, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अब हमने जब सेलुलर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था तो सेलुलर एलिमेंट्स में क्या क्या पढ़ा था कि हमारे पास ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, हमारे पास ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, और उसके अलावा हमारे पास ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। अब थ्रोम्बोसाइट्स जो है या प्लेटलेट्स जो हैं ये हमारे पास इनकी जो शेप होती है वो हमारे पास राउंड या ओवल शेप्ड होते हैं और इनकी जो हमारे पास सरफेस होती है वो भी बाइकनकेव होती है। जैसे हमने आरबीसीज के केस में पढ़ा था कि हमारे पास आरबीसीज जो होती हैं वो हमारे पास बाइकनकेव होती हैं, डिस्क शेप्ड होती हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जो हमारी प्लेटलेट्स हैं वो हमारे पास राउंड शेप्ड और राउंड या ओवल या राउंड होती हैं और बाइकनकेव शेप के अंदर होती हैं। और उसके अलावा अब हमारे पास जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स का जो साइज है वो हमारे पास आरबीसीज से भी स्मॉल होता है। हमने पढ़ा था कि आरबीसीज जो है उसका साइज स्मॉल होता है, 7.6 माइक्रॉन्स के हमारे पास डायमीटर होता है, और उसका भी अगर 1/4 साइज कर देंगे तो हमारे पास प्लेटलेट्स का साइज आ जाएगा। और प्लेटलेट्स का जो हमारे पास डायमीटर होता है, प्लेटलेट्स का डायमीटर इज अबाउट 2 to 4 माइक्रॉन्स। अब जो प्लेटलेट्स होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं इनकी जो साइटोप्लाज्म होती है इसके अंदर डिस्टिंक्ट ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो प्लेटलेट्स होते हैं ये हमारे पास प्लेटलेट्स भी हमारे पास बोन मैरो के अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं। जो मेगा कैरियोट सेल्स हैं हमारे पास बोन मैरो के अंदर वो हमारे पास प्लेटलेट्स की सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। और प्लेटलेट्स का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो हमारे पास 5 to 10 डेज तक का होता है। और हमारे पास जो प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन है या फिर मेटाबॉलिज्म है वो हमारे पास स्प्लीन के अंदर हो जाती है। नॉर्मली प्लेटलेट्स का नंबर हमारे पास 2 से 5 लाख तक होता है पर क्यूबिक मिलीमीटर क्यूब। हमारे पास पर मिलीमीटर क्यूब हमारे पास 2 से 5 लाख, अगर 1 मिलीमीटर क्यूब हम ब्लड लेंगे तो हम उसके अंदर 2 से 5 लाख हमारे पास प्लेटलेट्स होंगे। अब प्लेटलेट्स का आता है कि हमारे पास फंक्शन क्या होता है। प्लेटलेट्स के अंदर हमारे पास थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्लेटलेट से लिबरेट होता है वो हमारे पास क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल होता है। उसके अलावा हमारे पास जो बहुत ज़्यादा माइन्यूट ब्लड वेसल्स के ऊपर हमारे पास लीक्स हो जाते हैं, उन लीक्स को हमारे पास क्लोज करने के लिए प्लेटलेट्स वर्क करती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो प्लेटलेट्स हैं वो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर भी हेल्प करती हैं। उसके अलावा हमारे पास प्लेटलेट्स के अंदर हिस्टामिन और सेरोटोनिन प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा प्लेटलेट्स जो है वो हमारे पास कुछ एंटीजेनिक सब्सटेंसेस भी हमारे पास कैरी करती हैं। अब हमारे पास ये तो था नॉर्मल पैथोलॉजी फिजियोलॉजी ऑफ प्लेटलेट्स कि प्लेटलेट्स हमारे पास बाइकनकेव होते हैं, राउंड होते हैं, ओवल होते हैं, इनका हमारे पास क्या क्या फंक्शन होता है। हमारे पास मेजर इसका फंक्शन क्लोटिंग के अंदर होता है, लीक्स को बंद करना होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। उसके अलावा हमारे पास बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर हेल्प करता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन, और उसके अलावा कुछ एंटीजेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट के अंदर, राइट। तो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज क्या क्या है प्लेटलेट्स की। तो एबनॉर्मेलिटीज के अंदर हमारे पास जो एसोसिएटेड डिसीजेज हो सकती हैं प्लेटलेट्स के अंदर हमारे पास कॉज हो सकता है थ्रोम्बोसाइटोसिस कॉज हो सकता है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइथीमिया कॉज हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कॉज हो सकता है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरिया कॉज हो सकता है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस की। थ्रोम्बोसाइटोसिस हमारे पास, अब साइटोसिस वर्ड जो है स्टार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। हमने पहले ल्यूकोसाइटोसिस पढ़ा, उसके अलावा हमने एरिथ्रोसाइटोसिस पढ़ा, उसके अलावा हमने लिम्फोसाइटोसिस पढ़ा। तो साइटोसिस में हो क्या रहा था हमारे पास, साइटोसिस के अंदर जब हमारे पास सेल्स का काउंट इंक्रीज हो जाता है
तो अगर हम बोल रहे हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस के अंदर क्या हो जाता है, अब हम प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो जब थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस इज अ कंडीशन in which there is increase in the platelet count above the normal value of 4 to 5 lakh per millimeter cube of blood। और हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोसिस कब होता है कि कभी अगर हैमरेज हो जाए या फिर हमारे पास स्प्लेनेक्टोमी होती है, उसके अंदर हमारे पास हो जाता थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास सर्जरी की वजह से या कोई ट्रॉमा की वजह से, या फिर जो हमने हॉजकिंस लिम्फोमा पढ़ा, हॉजकिंस लिम्फोमा में क्या पढ़ा था कि कभी किसी लिम्फोइड टिश्यू के अंदर या फिर लिम्फ नोड के अंदर जब कैंसर या ट्यूमर हो जाता है तब हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोसिस कॉज हो जाता है। अब उसके अलावा हमारे पास जो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपीनिया साइथीमिया होता है, थ्रोम्बोसाइथीमिया। अब साइथीमिया वर्ड भी हमारे पास रिपीट हो रहा है, हमने ल्यूकोसाइथीमिया लिम्फोसाइथीमिया पढ़ा था, वैसे ही थ्रोम्बोसाइथीमिया क्या होता है, जब हमारे पास एक्सेसिव और रिपीटेड ब्लीडिंग की वजह से हमारे पास जो प्लेटलेट का काउंट है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास हाई हो जाए। तो और हमारे पास जनरली जो थ्रोम्बोसाइथीमिया है ये हमारे पास ओल्ड एज के अंदर होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया के अंदर क्या हो जाता है, जब हमारे पास प्लेटलेट के काउंट के अंदर रिडक्शन हो जाता है और हमारे पास जो प्लेटलेट का काउंट है वो 1.5 लाख से भी नीचे पहुंच जाता है, तब हमारे पास जो कंडीशन कॉज हो जाती है दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। सो अभी तक हमने 3 कंडीशंस पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा थ्रोम्बोसाइटोसिस। अब थ्रोम्बोसाइटोसिस में क्या हो जाता है हमारे पास, या तो हेमरेज की वजह से या फिर सर्जरी की वजह से या किसी ट्रॉमा की वजह से या फिर हॉजकिंस डिसीज की वजह से या फिर हमारे पास स्प्लेनेक्टोमी की वजह से, जब हमारे पास प्लेटलेट का काउंट 4.5 लाख पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर क्यूब से हमारे पास इंक्रीज हो जाए तब हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोसिस कॉज हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइथीमिया। अब इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइथीमिया क्या होता है हमारे पास, जब ब्लीडिंग की एक्सेसिव और रिपीटेड ब्लीडिंग की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन से हमारे पास जो प्लेटलेट काउंट है वो एक्सट्रीमली हाई हो जाए, तब हमारे पास इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइथीमिया कॉज हो जाता है। अब जो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया पढ़ा हमने, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया के अंदर क्या हो रहा था, हमारे पास जो प्लेटलेट का काउंट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा था, 1.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब से भी जब हमारे पास प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो जाता है तब कंडीशन जो कॉज होती है इट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया हमारे पास ल्यूकीमिया के केस में कॉज हो सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया के केस में कॉज हो सकता है, HIV के केस में, लिवर डिसीजेस के केस में, अल्कोहलिज्म के केस में, ड्रग रिएक्शंस के केस में हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कॉज हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरिया। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास हमारा इम्यून सिस्टम मिडिएट करे, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर कोई डिसीज आ जाए और उसकी वजह से हमारे पास प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन हो जाए, तब हम उसको बोलते हैं इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरिया। अब हमारे पास बेसिकली हमारे पास जो ये इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरिया है ये हमारे पास एक्यूट कंडीशंस में भी होता है और क्रॉनिक कंडीशंस में भी होता है। जनरली एक्यूट और क्रॉनिक दोनों के अंदर हमारे पास ब्लीडिंग हो जाती है, और जब ब्लीडिंग होती है वो हमारे पास स्किन से और म्यूकोजल मेम्ब्रेन से होती है। उसके अलावा हमारे पास ब्लीडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा लेजन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये जो लेजन्स प्रोड्यूस होते हैं ये हमारे पास जब फ्रेश होते हैं तब रेडिश कलर के होते हैं, और उसके बाद में हमारे पास ब्लड एब्जॉर्ब करने की वजह से उनका कलर जो है लेजन्स का वो चेंज हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के अंदर हमने ये पढ़ा कि प्लेटलेट्स होते क्या है, उनका फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमने 4 डिसीजेस पढ़ी। 2 डिसीजेस के अंदर हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोसिस और इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अंदर हमारे पास प्लेटलेट का लेवल इंक्रीज हो रहा था। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरिया के अंदर हमारे पास जो लेवल है प्लेटलेट्स का वो डिक्रीज हो रहा था। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। हमारे पास अब पैथोलॉजी ऑफ ब्लड
यहाँ पे फिनिश होती है। ब्लड के बाद हमारे पास नेक्स्ट यूरिन आता है। अब यूरिन जो है उसकी पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी पैथोलॉजी की बात करते हैं। तो नॉर्मली सबसे पहले हमारे पास जो कलर होता है, जो यूरिन होता है दैट इज क्लियर, हमारे पास क्लियर होता है, लेकिन उसका जो कलर वो स्ट्रॉ शेप्ड होता है, जैसे स्ट्रॉ आती है, या फिर हमारे पास पेल येलो इन कलर होता है। और हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम कर रहा है कोई पर्सन, तो हमारे पास जो यूरिन का कलर होगा वो बहुत ज़्यादा लाइट होगा। और हमारे पास कोई पेशेंट को फीवर है या फिर बहुत ज़्यादा स्वेट करता है पेशेंट, तो हमारे पास उसके केस में जो यूरिन का कलर है वो डार्कर हो जाएगा। और हमारे पास यूरिन के कलर से बहुत बारी हमारे पास जो बहुत सारी डिसीजेज जो है वो डायग्नोस की जाती हैं, जैसे जॉन्डिस के केस में, या फिर हमारे पास अगर यूरिन के अंदर बाइल पिगमेंट्स रिलीज हो रहे हैं तो उन केस में जो यूरिन का कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। और अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर होता है हमारे पास स्मेल। यूरिन का जो स्मेल होता है माइल्डली एरोमेटिक ऑर्डर होता है यूरिन का हमारे पास। उसके अलावा अगर यूरिन जो है वो बहुत टाइम तक एक जगह पे हमारे पास कलेक्टेड है तो उसका जो ऑर्डर होगा वो अमोनियाकल ऑर्डर हो जाएगा, यानी अमोनिया लाइक ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो यूरिया है, यूरिया से अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। और उसके अलावा हमारे पास अगर किसी पेशेंट को कीटोसिस हो जाए तो कीटोसिस के केस में हमारे पास यूरिन का जो स्मेल है वो एसीटोन लाइक हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूम। तो नॉर्मली हमारे पास 1.5 से 2 लीटर्स तक नॉर्मल वॉल्यूम होता है, लेकिन यूरिन का जो आउटपुट है वो हमारे पास हॉट क्लाइमेट के अंदर या फिर बहुत ज़्यादा हैवी स्वेटिंग के बाद या फिर वॉमिटिंग और डायरिया के केस में हमारे पास जो यूरिन का आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है। और यूरिन का आउटपुट हमारे पास कोल्ड क्लाइमेट में या फिर अल्कोहल कंजम्पशन के बाद या फिर हमारे पास जब बहुत ज़्यादा लार्ज कंजम्पशन ऑफ वाटर हो जाए हमारे पास, तो भी हमारे पास यूरिन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। सो नेक्स्ट पैरामीटर हम आता है हमारे पास यूरिन की पैथोलॉजी में स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.01 to 1.030 होती है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास यूरिन की अगर इंक्रीज हो गई है तो वो इंडिकेट करती है या तो हमारे पास ग्लाइकोस यूरिया है, यानी कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, या फिर हमारे पास एल्ब्यूमिन यूरिया हो गया। एल्ब्यूमिन यूरिया यानी कि हमारे पास यूरिन के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, या फिर हमारे पास पेशेंट के अंदर एक्यूट नेफ्राइटिस हो गया। एक्यूट नेफ्राइटिस यानी कि हमारे पास जो नेफ्रॉन्स है या फिर किडनी है, किडनी के अंदर किसी टाइप का इन्फेक्शन या स्वेलिंग हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास जो एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाती है और यूरिन का जब वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, तब उस केस में भी हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इंक्रीज हो जाती है यूरिन की। और हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज कब कब होती है? जब हमारा यूरिन का इंटेक जो है वो डिक्रीज हो जाए, या फिर हमारे पास जब क्रोनिक नेफ्राइटिस हो जाता है तब हमारे पास जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो डिक्रीज जाती है। उसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो होते हैं उनके यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो भी डिक्रीज होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पीएच। तो नॉर्मली जो यूरिन है वो हमारे पास स्लाइटली एसिडिक होता है, अराउंड 6 पीएच होता है हमारे यूरिन का। और अगर हमारे पास हाईली एसिडिक हो जाता है इन केस ऑफ अगर कोई पेशेंट हमारे पास हाईली रिच प्रोटीन डाइट कंज्यूम कर रहा है या फिर हमारे पास उस पेशेंट को फीवर है। और अल्कलाइन हो जाता है हमारे पास जो अगर हम कोई हैवी मील लें तो हमारे पास जो यूरिन है वो अल्कलाइन हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्मल यूरिन, जो हमारे पास कि उसका क्या कलर होता है, क्या ऑर्डर होता है, क्या हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, क्या पीएच होता है और हमारे पास क्या वॉल्यूम होता है। सो अब इसके बाद आता है हमारे पास एबनॉर्मल यूरिन के बारे में। एबनॉर्मल यूरिन के अंदर हमारे पास सबसे पहले अगर बात करें तो कलर आएगा। तो कलर के केस में अगर हमारे पास जो यूरिन का कलर है वो कलरलेस हो जाए तो वो इंडिकेट करेगा कि जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है ड्यू टू हाई इनटेक ऑफ वाटर,
और उसके अलावा पॉलीयूरिया के केस में भी हमारे पास जो यूरिन है वो कलरलेस हो जाता है। और पॉलीयूरिया जो है वो हमारे पास डायबिटीज की हमारे पास सिम्टम है। पॉलीयूरिया के अंदर पॉलीयूरिया क्या होता है? व्हेन देयर इज एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, दैट इज नोन एज पॉलीयूरिया। जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हमारे पास एक्सक्रीशन हो यूरिन की तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। अब उसके अलावा हमारे पास अगर यूरिन का कलर डार्क एम्बर कलर का हो जाए या फिर डार्क ब्राउनिश कलर हो जाए तो उसका मतलब होता है हमारे पास कंसंट्रेटेड है यूरिन, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओलिगोयूरिया। अब उसके अलावा हमारे पास यूरिन जो है वो येलो कलर का अगर येलो कलर का यूरिन है तो हमारे पास वो इंडिकेट करेगा कि यूरिन के अंदर बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट है जो कि जॉन्डिस इंडिकेट करता है। और इसके अलावा हमारे पास अगर कोई पेशेंट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसकी एक्सेसिव इनटेक हमारे पास इंक्रीज कर दे तो भी हमारे पास जो यूरिन का कलर है वो येलो हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास अगर यूरिन का कलर ऑरेंज रेड हो जाए तो ऑरेंज रेड हमारे पास जनरली एक ड्रग आती है हमारे पास रिफैम्पिसिन जो है वो हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के अंदर यूज होती है। तो जो टीबी के ट्रीटमेंट के अंदर फर्स्ट लाइन ड्रग्स में हमारे पास रिफैम्पिसिन ड्रग आती है, तो उसके यूज से हमारे पास कभी कभी जो यूरिन का कलर है दैट टर्न्स टू ऑरेंज रेड इन कलर। अब उसके अलावा हमारे पास अगर रेड टू रेडिश ब्राउन हो जाए यूरिन का कलर तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास यूरिन के अंदर ब्लड प्रेजेंट है या हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अगर यूरिन की अपीयरेंस जो है वो मिल्की हो जाए नेचर में तो वो इंडिकेट करता है कि यूरिन के अंदर फैट की प्रेजेंस है। अगर हमारा यूरिन जो है वो क्लाउडी हो जाए या टर्बिडिटी आ जाए तो दैट इंडिकेट्स कि यूरिन के अंदर पस सेल्स प्रेजेंट है। और अगर यूरिन जो है वो कुछ टाइम कलेक्ट होने के बाद हमारे पास ब्लैक कलर का हो जाए तो दैट इंडिकेट्स कि हमारे पास यूरिन के अंदर होमोजेनेटिक एसिड प्रेजेंट है और उस कंडीशन को हम बोलते हैं अल्कैप्टोन्यूरिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास वॉल्यूम के अंदर अब नॉर्मली क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो वॉल्यूम के अंदर हमारे पास अगर यूरिन का जो आउटपुट है वो 2 लीटर्स पर डे से हमारे पास इंक्रीज हो जाए तो उसको कहते हैं हम पॉलीयूरिया। और उसका हमारे पास या तो उसके 2 रीजंस हो सकते हैं, या तो हमारे पास जो फ्लूइड का इंटेक है पेशेंट का वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है या फिर हमारे पास उस पेशेंट को डायबिटीज इंसिपिडस है। अगर यूरिन का जो आउटपुट है वो हमारे पास 300 to 500 ml पर डे चला जाए यानी कि इसको हम बोलते हैं ओलिगोयूरिया। और ओलिगोयूरिया होता है हमारे पास when there is very less amount of urine is secreted. ओके, सो अब हमारे पास जनरली जो ओलिगोयूरिया है, ओलिगोयूरिया हमारे पास कॉज होता है जब यूरिन का जब अगर हमारे पास एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो जाए किसी रीजन की वजह से, और उसके अलावा हमारे पास जैसे वॉमिटिंग या डायरिया की वजह से हमारे पास एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो जाए तो हमारे पास यूरिन का आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास एक्सेसिवली स्वेट कर रहा है तो हमारे पास यूरिन का आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। उसके अलावा रीनल फेलियर के अंदर किडनी अगर फेल हो जाए या फिर हमारे पास बर्न्स हो जाए पेशेंट को तो भी हमारे पास यूरिन का आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास अगर यूरिन का आउटपुट हमारे पास 30 to 50 ml पर डे रह जाए यानी कि सिर्फ 30 से 50 ml पर डे चला जाए तो उस पेशेंट को जनरली एन्यूरिया हो जाता है। और एन्यूरिया होता है हमारे पास एन्यूरिया तब होता है जब एंड स्टेज का रीनल फेलियर हो जाए यानी कि किडनी फेल हो जाए और किडनी की जो फेलियर है वो भी हमारे पास बिल्कुल एंड स्टेज में पहुंचे हो तो हमारे पास एन्यूरिया हो जाता है। और एन्यूरिया को हम व्हाट इज एन्यूरिया? एन्यूरिया इज द एब्सेंस ऑफ यूरिन यानी या फिर जब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एन्यूरिया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्डर। अब ऑर्डर अगर हमारे पास जो एसीटोन लाइक अगर ऑर्डर आए यूरिन में से तो एसीटोन लाइक ऑर्डर जो है वो इंडिकेट करता है कि जो डायबिटीज है पेशेंट की वो अनकंट्रोल्ड है। और उसके अलावा क्रॉनिक स्टार्वेशन जो लोग करते हैं उनका यूरिन का जो स्मेल है वो भी एसीटोन लाइक हो जाता है। अब उसके अलावा अगर हमारे पास यूरिन का जो स्मेल है या ऑर्डर है वो बर्न्ड शुगर की तरह हो जाए या फिर मेपल सिरप की तरह हो जाए तो वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट को मेपल सिरप यूरिन डिसीज हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास अगर माउजी ऑर्डर हो जाए
तो वो इंडिकेट करता है कि फिनाइल यूरिया हो गया पेशेंट को। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है अगर हमारे पास डिक्रीज हो जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी तो जनरली हमारे पास डायबिटीज के अंदर डिक्रीज हो जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास इंक्रीज हो सकती है अगर एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो जाए वॉमिटिंग के अंदर, या फिर डायबिटीज के अंदर भी हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाती है। और उसके अलावा डायरिया की वजह से भी हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। और अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पीएच। एसिडिक यूरिन जो है वो हमारे पास इंडिकेट करेगा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर हमारे पास रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कॉज हो गया बॉडी के अंदर। और अल्कलाइन यूरिन जो है वो हमारे पास इंडिकेट करता है कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया या फिर अल्कली थेरेपी। बेसिकली हमारे पास जो यूरिन का पीएच है दैट चेंजेस अपॉन द हमारे पास की ब्लड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, और या फिर हमारे पास ड्रग्स कौन सी दी गई हैं। अगर ब्लड हमारा एसिडिक है तो हमारे पास जो यूरिन की फॉर्मेशन होगी वो भी एसिडिक होगी, या फिर अगर हमारे पास कोई ऐसी ड्रग है जो कि यूरिन को हमारे पास एसिडिक बना सकती है तो उस केस में भी हमारे पास क्या हो जाता है, जो यूरिन है वो एसिडिक हो जाता है। और उसके अलावा अगर हमारे पास बेसिक ड्रग्स हैं तो हमारे यूरिन को बेसिक कर देंगे नेचर में। सो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन के अंदर हमारे पास नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे और एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो अब नॉर्मल और एबनॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन आते हैं इनके अंदर हमारे पास डिफरेंट टेस्ट भी हैं कि हम कैसे असेस करते हैं कि हमारे पास नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, और इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।